सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, ये आपकी हिंदी की क्लास फर्स्ट रहने वाली है एंड इसमें आज हम लोग बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे जो कि आपका वर्णमाला का। एंड इस चैप्टर में हम लोग सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को देख लेंगे। लाइक आप स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, इन सबसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं एग्जाम में या फिर बने हैं, उन सबको हम लोग बहुत ही अच्छे से डिटेल में देखेंगे। एंड ये जो क्लास है ना, इसकी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कहाँ पे मिल जाएगी? मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिल जाएगी। एंड एक बात और कि ये जो चैप्टर है ना, अगर आपने कहीं और से भी पढ़ रखा है बट स्टिल आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप क्या करो ना कि ये चैप्टर यहाँ से भी आप पढ़ करके जाओ, क्योंकि नॉर्मली जो आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं ना एग्जाम में, वो काफ़ी डायनेमिक इन नेचर है। आप ऊपर ऊपर से पढ़ कर जाओगे ना तो आपका मे बी जो सिलेबस है वो कवर ना हो पाए वर्णमाला का। तो इसलिए आई वुड सजेस्ट कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखना, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं। एंड यस, ये बात भी अपडेट करनी थी कि करीब हम लोग 15 क्लासेस होंगी। किसकी? ये हिंदी की। एंड 15 क्लासेस के थ्रू हम अपना जो सिलेबस है उसको बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे। लाइक मैंने सिलेबस आप लोगों के साथ डिस्कस करा था कल की वीडियो में, तो आप लोग वो जा करके देख सकते हो अगर देखना हो तो। चलिए अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या क्या आ रखे हैं हमारे वर्णमाला से। एंड उससे ही आपको पता चल जाएगा कि कितने डेप्थ में हमें पढ़ना है वर्णमाला को, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हो। ये बेसिकली आपका ना 2023 में भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं वर्णमाला से। फिर आपका 2022 में भी एक क्वेश्चन था, 2024 में भी एक वाले पेपर में एक क्वेश्चन शायद देखने को मिला था। बट 2023 के पेपर में हमने देखा था कि काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। एंड सबसे पहले यहाँ देख सकते हो, यदि मुंह से पूरा श्वास निकाला जाए तो शुद्ध ब्लैंक से ध्वनि निकलती है, ठीक है। तो अब आप बताओ कि ये जो आप देख रहे हो स्टेटमेंट, ठीक है, कि यदि मुंह से पूरा श्वास निकाला जाए तो शुद्ध ब्लैंक से ध्वनि निकलती है, तो ये अगर आप डेप्थ में नहीं पढ़ोगे तो आपको कैसे पता चलेगा, है ना। तो ऊपर ऊपर से हम नहीं पढ़ेंगे, अच्छे से हम कवर करेंगे। देन यहाँ क्वेश्चन देख सकते हो, बाह्य प्रयत्न के अनुसार वर्णों के मुख्य ब्लैंक्स भेद हैं, ठीक है। तो अब आपने ये अभी तक मान लो अगर आपने नॉर्मल हिंदी पढ़ी है ना, तो ये आपने नहीं सुना होगा बाह्य प्रयत्न के अनुसार। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग अच्छे से इन सभी चीज़ों को कवर करेंगे एंड लास्ट में आप लोग ही सॉल्व कर रहे होगे इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग उच्चारण स्थान भी कवर कर लेंगे, जैसे कि विसर्ग है, ठीक है। विसर्ग कहाँ ब्लैंक्स वर्ण है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका उच्चारण स्थान से क्वेश्चन है। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो उच्चारण स्थान से क्वेश्चन है आपका। उच्चारण जीवा का अग्रभाग उल्टा कर मूर्धा में लगाने से होता है। इस उच्चारण के लिए इन अक्षरों के नीचे एक एक बिंदी लगाई जाती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। एंड देन आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है, क ख ग च छ ट, ये सब ये सारे जितने भी हैं उनको कौन सा वर्ण कहते हैं? घोष कहते हैं, विवृत कहते हैं, अघोष कहते हैं। अब इन कंडीशन आपको इन सब का मतलब नहीं पता है तो आप कैसे सॉल्व करोगे? हाउ विल यू सॉल्व, है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि इन्हीं लाइंस पर अच्छे से हम लोग वर्णमाला को अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। एंड लास्ट में आप लोग जरूर इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके देखना। प्रैक्टिस सेट पे हम लोग लगाएंगे वर्णमाला का एकदम प्रॉपर वे में, बट अभी पहले आप लोग क्लास ले लीजिए एंड सारी चीज़ों को क्लियर कर लीजिए, ताकि आप लोग और मैं क्या करूँगी ना कि लाइव क्लास ले लूँगी। जो प्रैक्टिस सेट होगी उसकी वर्णमाला से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है उसके मैं ले लूँगी, बट उसके लिए ये इंपॉर्टेंट कि आप इस वीडियो को, इस क्लास को अच्छे से देखो। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि भाषा से हम लोग शुरुआत करते हैं। भाषा क्या है? हमारी संस्कृत के एक वर्ड से बना है जिसको हम कहते हैं भाष। एंड इसका मतलब क्या होता है? बोलना होता है, ठीक है। अब हम भाषा के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि भाषा ही वह माध्यम है, भाषा ही क्या है? वह माध्यम है जिससे कि हम क्या करते हैं? अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। अब भाषा क्या होती है? वाक्यों के समूह से निर्मित होती है, ठीक है। अब मान लो कि मैं आप लोगों से बातें कर पा रही हूँ, अपने जो विचार है आप तक पहुँचा पा रही हूँ, तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ कि वाक्यों का प्रयोग कर रही हूँ। किसका प्रयोग कर रही हूँ? वाक्यों का, ठीक है। सेंटेंसेस का यूज़ मैं यहाँ पर कर रही हूँ। तो यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे कि वाक्य जो भाषा की एक इकाई है, ठीक है। भाषा की इकाई क्या हो गई? हमारी वाक्य हो गई। एंड अब इस वाक्य को ही हम लोग तोड़ करके देखेंगे जिससे कि हम लोग पहुँचेंगे अपने वर्ण तक, ठीक है।
कि आखिर ये वर्ण है क्या। तो सबसे पहले हमारा वाक्य आ गया, देन उपवाक्य इसका जो भाग होता है उपवाक्य कहलाता है। फिर पदबंध आ गया, हमारा पद आ गया। पद का मतलब होता है शब्द, एंड शब्द के बाद हम देखते हैं कि शब्दों का जो खंड होता है उसे हम अक्षर कहते हैं, और अक्षर के बाद क्या हो जाता है हमारा उसको भी जब हम तोड़ते हैं तो वो क्या बनता है, वर्ण बनता है। लेकिन वर्ण के बाद है ना हम लोग कोई भी डिवीजन नहीं कर सकते, ठीक है, कोई भी खंड वर्ण के बाद नहीं होता। आप इस चीज़ को ऐसे समझिए कि जब हम वर्णों को मिलाते हैं तो क्या बनता है, अक्षर बनता है, एंड अक्षरों को जब मिलाते हैं सार्थक समूह उसका क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है, ठीक है। एंड शब्दों के फिर सार्थक समूह को पदबंध कह देते हैं हम लोग, एंड उसके बाद फिर पदबंध के जो सार्थक समूह होते हैं उसको उपवाक्य, और फिर उससे क्या बनता है, हमारा वाक्य बनता है। तो इस तरह से पूरी सीरीज चलती है हमारी, ठीक है। ये बेसिक आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ताकि आपको इस चैप्टर में इंटरेस्ट बिल्कुल आ जाए। एंड देखो, अब यहाँ पे हम लोग शब्द से उठाते हैं, ठीक है, क्योंकि वाक्य वाली जो भी चीज़ें हैं ना, वाक्य के कितने भेद होते हैं, ठीक है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो वो सब हम लोग वाक्य वाली चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग शब्द से उठाते हैं। शब्द एक हमने लिया कमल, ठीक है। अब कमल को कमल ये क्या है, शब्द है हमारा, ठीक है। एंड ये किसके मेल से बना है, अक्षरों के मेल से बना है। कौन कौन से अक्षर है यहाँ पे, क है, म है, ला है, ठीक है। तो इससे क म ल इससे जुड़ करके क्या बनता है, हमारा कमल बनता है, ठीक है। तो ये अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो क है ना, ये का जो है उसको हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आपने अगर बचपन में पढ़ा हो वर्ण विच्छेद, हम करते थे ना वर्ण विच्छेद, तो यहाँ पर बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, वर्ण विच्छेद कर रहे हैं। यहाँ पे आधा का और अ मिल करके क्या बनाते हैं, का बनाते हैं। इन द सेम वे म को भी हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, आधा माँ और अ में तोड़ सकते हैं, क्योंकि ये जो माँ है, यहाँ जो हम माँ देख रहे हैं वो किससे मिलकर के बना है, इन दोनों से मिलकर बना है। देन उसके बाद हम लोग ला को भी इस तरह से तोड़ सकते हैं। तो इसमें हम क्या देख पा रहे हैं कि ये जो क म ल ये जो है इसको भी हमने तोड़ दिया, लेकिन बट इसके आगे हम सोचेंगे ना कि डिवीज़न और हम कर पाए, जैसे ये जो क है इसका हम डिवीज़न कर पाएँ, या फिर अ को आगे हम तोड़ पाएँ, तो हम नहीं तोड़ पाएंगे, ठीक है। तो यही जो लास्ट इकाई जो हमारे पास आ रही है ना, वही क्या है, हमारा वर्ण है, ठीक है, जिसके कोई भी हम खंड या टुकड़े नहीं कर सकते। यही डेफिनेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड या टुकड़े ना किए जा सके उसे ही हम क्या कह देते हैं, वर्ण कह देते हैं, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। वर्णमाला क्या होता है, वर्णों का व्यवस्थित समूह। वर्णों का क्या होता है, व्यवस्थित समूह, उसे ही हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। जैसे कि आपने इंग्लिश में पढ़ रखा है ना ABCD, हिंदी में क्या पढ़ रखा है, क ख ग घ। तो ये जो क ख ग घ ये बहुत ही अच्छे से जो व्यवस्थित समूह है उसे ही हम कंप्लीटली क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि हिंदी व्याकरण की जो माला है, ठीक है, उसमें कितने जो है वर्ण आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हिंदी व्याकरण की जो बेसिक चीज़ है वो क्या है, वर्णमाला है हमारी, जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं व्याकरण को समझना। तो वर्णमाला में अगर आपसे कोई बोले कि टोटल कितने वर्ण हैं, डायरेक्ट अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताओगे, लेखन के आधार पर आप इसे बताओगे, ठीक है, कि टोटल कितने वर्ण हैं, 52 वर्ण हैं, ठीक है। बट स्पेसिफिकली यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि उच्चारण के आधार पर कितने हैं, तो 45 वर्ण है, ठीक है। उच्चारण के आधार पर कितने हैं, 45 वर्ण, लेखन के आधार पर कितने हैं, 52 वर्ण, ठीक है। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही जनरली आपसे पूछा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है आपका कि हिंदी वर्णमाला में टोटल कितने वर्ण हैं, तो आप क्या आंसर करोगे, 52 वर्ण करोगे, ठीक है। अब ये जो 52 वर्ण है ना, उसके भी कुछ अलग अलग हमारे भेद हैं, ठीक है, प्रकार है जो बटे हुए हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 52 वर्ण सबसे पहले हम लोग देखते हैं। 52 वर्ण में जो 13 वर्ण है ना वो स्वर वर्ण है, ठीक है। इसे हम बहुत अच्छे से अभी पढ़ने वाले हैं। एंड उसके बाद देखिए यहाँ पर कि दूसरा क्या हो जाता है, हमारा व्यंजन वर्ण हो जाता है, जो कि 35 है इनकी संख्या। उसके बाद संयुक्त व्यंजन आ जाता है, जिसकी संख्या क्या है, 4 है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे 10 स्वर होते हैं और यहाँ पे 35 व्यंजन होते हैं, यानी कि यहाँ पे जो 3 व्यंजन यहाँ पे आप सॉरी 3 स्वर यहाँ पे एक्स्ट्रा दिख रहा है ना, यहाँ पे हमने 13 लिखा है लेखन की दृष्टि से, एंड उच्चारण की दृष्टि से यहाँ पे 10 लिखा है। तो ये 3 जो स्वर वर्ण है उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि किन्हें उच्चारण पर नहीं लिया जाता है एंड सिर्फ लेखन में वो आते हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया हो। ये डेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन बन सकता है कि हिंदी वर्णमाला में कितने संयुक्त व्यंजन है, सिंपल सा आंसर 4 हो जाएगा। टोटल व्यंजन कितने हैं, 35 हो जाएंगे। स्वर वर्ण कितने हैं, 13 हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट हमारा जो स्लाइड है इसमें हम देखेंगे कि हाँ, स्वर वर्ण अभी हमने देख लिया, वर्णमाला कैसे कैसे हमने बांटा था, ठीक है।
कैसे बांटा था हमने, एक तो हमारा स्वर वर्ण हो गया, एक हो गया हमारा व्यंजन वर्ण, एक हमने संयुक्त अक्षर बांटा। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं स्वर वर्ण को, ठीक है। स्वर वर्ण का मतलब क्या होता है, जो स्वतंत्र रूप से बोली जाए, ठीक है, जो स्वतंत्र रूप से बोली जाए एंड उसे किसी और वर्ण के की आवश्यकता ना पड़े, ठीक है। मतलब बिना किसी की सहायता के जब हम किसी वर्ण को बोल पाते हैं तो वो वर्ण हमारे क्या कहलाते हैं, स्वर वर्ण कहलाते हैं। जैसे कि आपने अभी क को देखा था, ठीक है, कमल, कमल हम बना रहे थे ना, तो कमल में हमने क्या देखा था, ये देखा था और अ देखा था। तो बेसिकली ये जो अ है ना, इसे किसी की भी आवश्यकता नहीं है उच्चारण के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम किसी और वर्ण का इस्तेमाल यहाँ नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है, स्वर वर्ण हो जाता है, इस सेंस में कि इसे हम स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर पाते हैं, ठीक है। तो इसकी संख्या कितनी है, 13 है। और अभी हमने डिस्कस करा था ना कि 10 जो है वो क्या होती है, उच्चारण की दृष्टि से भी होती है, एंड 3 जो होती है वो लेखन में आते हैं, ठीक है, केवल लेखन में आते हैं। तो यहाँ पे 13 टोटल आपके स्वर वर्ण हो गए बेसिकली, ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन आपका ऐसा बन जाए कि केवल लेखन की दृष्टि से कौन से स्वर वर्ण है, तो ये आप ध्यान रखोगे री अंग आ, ठीक है। बाकी ऐसा क्वेश्चन अभी तक पूछा तो नहीं गया है, बट स्टिल ध्यान रखना हो तो आप रख सकते हो। अब हम लोग देखते हैं स्वर वर्ण कौन कौन से हैं, अ आ ई उ री ए ओ औ अन आ, ठीक है। तो यहाँ पे री अन और आ ये आपका क्या हो गया, लेखन की दृष्टि से केवल लेखन में ये आते हैं, उच्चारण में नहीं आते। बाकी क्या होते हैं, लेखन और उच्चारण दोनों में आते हैं। अब चलिए हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है स्वर वर्णों का वर्गीकरण, ठीक है। स्वर वर्णों का वर्गीकरण टोटल कितने आधारों पर किया जाता है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। पहला आधार तो मात्रा उच्चारण काल के आधार पर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद जीभ के प्रयोग स्थान के आधार पर होता है, फिर मुख द्वार के खुलने के आधार पर हो जाता है आपका, फिर उसके बाद ओठों की स्थिति के आधार पर होता है, देन वायु के आधार पर होता है। अभी हम लोग इन सबको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली 6 आधार हैं, ठीक है। स्वर वर्ण का वर्गीकरण 6 आधार पर किया गया है, ठीक है। चलो एकदम बेसिक है, बहुत अच्छे से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, छोटे छोटे से पॉइंट्स है, 5 मिनट में ये वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर, मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर मतलब कि किसी स्वर के उच्चारण करने में, उच्चारण करने का मतलब क्या है, बोलने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। उस सेंस पर जो स्वर वर्ण है उनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला हमारा क्या हो जाता है, ह्रस्व स्वर हो जाता है, दूसरा क्या हो जाता है, दीर्घ स्वर हो जाता है, और चौथा क्या हो जाता है, सॉरी दूसरा और ये तीसरा, ठीक है, प्लुत स्वर हो जाता है, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा। एंड ह्रस्व स्वर में क्या होता है कि जिनके उच्चारण में कम समय लगे, एक मात्रा का समय लगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। मतलब कि इसमें क्या लगता है, बेसिकली टाइम कम लगता है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा अ ई उ, ठीक है। ये हमारा ह्रस्व स्वर का उदाहरण हो गया। अब हम लोग देखते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में क्या होता है कि ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ह्रस्व स्वर के कंपैरिजन में दीर्घ स्वर में थोड़ा सा अधिक टाइम लगता है, लाइक कह सकते हैं हम 2 मात्रा का समय लगता है, जैसे कि आ ई उ ए ओ औ, ठीक है। तो ये हमारा दीर्घ स्वर हो गया। अब दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा टाइम जिसमें लगे उसको हम क्या बोलते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं, जो कि है दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। पुकारने में बेसिकली प्रयोग होता है या फिर नाटकों में प्रयोग होता है, जैसे कि ओम, ये वाला जो इस तरह करके जो साइन बनता है ना, वो क्या कहलाता है, प्लुत स्वर कहलाता है। बस ये आपको इसमें से ध्यान रख लेना है। ओम जैसे हो गया, फिर जैसे हम पुकारते हैं राम, ठीक है। तो ये जो बीच में ये जो गैप आ रहा है ना, और इसमें हम ये वाला जो साइन यूज़ करें, ऐसे यूज़ होता है, ठीक है। तो ये जो साइन यूज़ करें तो ये किस में आ गया, हमारा प्लुत स्वर में आ गया, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम और लग रहा होता है। तो आई होप आपको यहाँ से क्लियर हो गया हो, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। यहाँ से बेसिकली आपको क्या याद रखना है, थोड़ा सा डेफिनेशन याद रख लो, जो कि आपको अभी याद हो ही गया होगा। बस ये जो वर्ण आपके लिखे हुए हैं, ये जो है एग्जाम्पल्स, उनको थोड़ा सा आप ध्यान में ले आओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग जीभ के प्रयोग के स्थान के आधार पर, ठीक है। अब ये जो आपका टंग होता है, ठीक है, जो जीभ है,
ठीक है। इसमें एक क्या है, पिछला भाग है जिसे हम क्या बोलते हैं, पश्च स्वर कहेंगे। ठीक है, ये जो पिछला भाग है एक ये हो गया, फिर उसके बाद अग्र भाग यानी कि आगे वाला भाग हो गया, और ये क्या हो गया, हमारा मध्य भाग हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमें समझ आ रहा है कि ये जो प्रयोग स्थान है, ठीक है, स्थान के आधार पर क्या किया गया है कि स्वर वर्णों को बांटा गया है। तो अग्र स्वर जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब क्या है कि जीभ के आगे से, अग्र भाग से जब उच्चारण में प्रयोग होता है जीभ के अग्रभाग का, तो उसे हम क्या कहते हैं, अग्र स्वर कहते हैं। इसमें क्या आ जाएगा हमारा ई ए। ठीक है, ये हमारा इसमें आ जाएगा, जिसमें कि हम लोग क्या कर रहे हैं, अग्रभाग का जीभ के आगे वाले पार्ट का यूज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा मध्य स्वर, यानी कि मध्य भाग का इसमें इस्तेमाल करेंगे, और बेसिकली इसमें अ आएगा। ठीक है, आप लोग खुद से बोल करके देखो, अ जैसे आप बोलोगे ना तो आपको फील होगा कि आप अपने टंग के मध्य भाग से ही बोल रहे हो। ठीक है, उसके बाद पश्च स्वर में क्या हो जाएगा, जीभ के पश्च भाग यानी कि पिछले भाग का उपयोग होता है, जैसे अ उ ओ औ। ठीक है, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीभ के प्रयोग के आधार पर समझ आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं मुख द्वार के खुलने के आधार पर। ठीक है, मतलब कि बोलते समय, उच्चारण करते समय जो हमारा माउथ है, ठीक है, हमारा जो माउथ है वो कितना खुल रहा है उसके बेसिस पर। ठीक है, इसके बेसिस पर 4 भागों में बांटा गया है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो, विवृत यानी कि ओपन, अर्ध विवृत यानी कि हाफ ओपन, अर्ध संवृत मतलब हाफ क्लोज, एंड संवृत का मतलब क्या हो गया, क्लोज। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं। विवृत का मतलब ये है कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुले। ठीक है, मतलब कि जब मुख जो हमारा माउथ है वो पूरा अगर खुल रहा है किसी स्वर के उच्चारण में, तो उसको क्या बोलते हैं, विवृत कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या होता है, हमारा आ होता है। जैसे आ आप बोल करके देखो, वैसे ही आपका पूरा मुख इसमें क्या हो रहा है, खुल रहा है। ठीक है, तो आपको अगर क्वेश्चन पूछ ले कि विवृत ध्वनि कौन सी है इनमें से, और ऑप्शन 4 दे दिए जाए, तो उसमें क्या आंसर हो जाएगा, हमारा आ हो जाएगा। अब अर्ध विवृत पर आते हैं हम लोग। इसमें क्या होता है, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है कि जो माउथ है वो हाफ खुला होगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, अ ए ओ औ। ओके, अब हम लोग आते हैं अर्ध संवृत पर, हाफ क्लोज। ठीक है, अब हाफ क्लोज जब आपका मुख क्या होगा, आधा बंद होगा, जैसे ए ओ, इसमें आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग संवृत का मतलब है कि ऑलमोस्ट क्या होगा कि आपका जो माउथ है वो बंद रहेगा, जैसे ई ऊ ऊ। ठीक है, चलो आगे बढ़े, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ओठों की स्थिति के आधार पर, मतलब कि ओठ की जो स्थिति है वो कैसी है उसके आधार पर स्वरों को बांटा गया है। अवृतमुखी है और वृतमुखी है। ठीक है, इसका मतलब है, अवृतमुखी का क्या मतलब होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृतमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं। ठीक है, अवृत का मतलब क्या है, जब जो हम उच्चारण कर रहे हैं उस टाइम अगर हमारा जो लिप्स है वो गोलाकार स्थिति में नहीं आता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अवृत मुखी कहेंगे। ठीक है, वही जब वृतमुखी की बात हम करते हैं, तो जिन स्वरों की उच्चारण में ओठ वृतमुखी या गोलाकार होते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, वृतमुखी कहते हैं। जैसे वृतमुखी का सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, ऊ ऊ ओ औ ओ। ठीक है, तो आप जैसे बोलोगे तो आपको खुद में समझ में आएगा कि ये जो आपके लिप्स हैं वो वृतमुखी हो रहे हैं। अब यहाँ पे अवृतमुखी हम देख लेते हैं, आ ई ए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अवृतमुखी में ये सारे एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, वायु के नाक या मुख से निकलने के आधार पर। ठीक है, मतलब कि आपकी जो नासिका है यानी कि नोज़ जो है, एंड जो माउथ है, ठीक है, उससे जो एयर है वो किस तरह से निकल रही है उसके बेसिस पर जो स्वर वर्ण है उनको बांटा गया है। निर्णुनासिक हो गया एक हमारा, और दूसरा क्या हो गया, अनुनासिक हो गया। निर्णुनासिक का मतलब क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण से वायु केवल मुख से निकले। ठीक है, वायु क्या होती है, जब केवल मुख से निकल रही होती है तो उसको क्या हम बोलते हैं, निर्णुनासिक कहते हैं। और अनुनासिक का मतलब क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण से वायु मुख व नाक दोनों से निकले, तो उसे हम क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। मतलब कि अगर मुख और नाक दोनों का इस्तेमाल हो, मतलब दोनों से अगर वायु निकल रही हो बाहर, तो इसे हम क्या बोलते हैं, अनुनासिक कहते हैं। और केवल मुख से निकले तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, निर्णुनासिक कहते हैं। ठीक है, तो निर्णुनासिक का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा, आ ई। ठीक है, और यहाँ पे आ मतलब कि चंद्र बिंदु वाला यहाँ पे हमारा यूज करके क्या बनता है, अनुनासिक बनता है। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। तो ये थोड़ा आप ध्यान रख लेना, क्योंकि इससे आपके क्वेश्चन बने थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग।
घोषत्व के आधार पर, ठीक है। घोषत्व का मतलब क्या होता है? घोष का मतलब होता है स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन, ठीक है। मतलब कि जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो हमारा जो वोकल कॉर्ड है, ठीक है, जहाँ से हमारी जो वॉइस है वो निकलती है, वहाँ पे जो कंपन होती है, श्वास का जो कंपन होता है, उसके आधार पर क्या किया गया है कि स्वर वर्ण को बांटा गया है। जैसे कि यहाँ पे आपको पता चलेगा कि जितने भी स्वर वर्ण होते हैं सभी क्या होते हैं? सघोष ध्वनियाँ होते हैं। सघोष का मतलब क्या होता है? स्वर तंत्रियों में जब कंपन होता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जितने भी स्वर वर्ण हैं हमारे, जितने भी स्वर वर्ण हैं वो क्या है? सघोष सघोष में आते हैं, ठीक है। जितने भी स्वर वर्ण हैं सभी सघोष है। सघोष का मतलब क्या हो गया कि जितने भी स्वर वर्ण हैं सबके उच्चारण में जो वोकल कॉर्ड है वहाँ पे कंपन होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। हाँ, तो यहाँ पे हमने 6 भेद जो थे वो देख लिए। अब हम देखते हैं स्वराघात के बारे में। स्वराघात का मतलब क्या है? एक क्वेश्चन इससे बन चुका है, तो यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं। स्वराघात को बलाघात भी कहते हैं। और जब शब्दों के उच्चारण में अक्षरों पर जो जोर या धक्का लगता है उसे ही हम क्या कहते हैं? स्वराघात कहते हैं। कहने का मतलब है कि अगर हमें कोई विशेष बल देना है ना किसी वर्ड पर, तो हम क्या करते हैं कि स्ट्रेस लेकर के उसका उच्चारण करते हैं। जैसे कि आप देखो यहाँ पे पत्थर, ठीक है, तो पत्थर में हम क्या कह रहे हैं? जो पत्त है उसे हम जोर से बोल रहे हैं पत्थर, ठीक है। तो पत्थर में पत्त पर क्या पड़ रहा है? जोर पड़ रहा है, तो इसे ही हम क्या कहेंगे? स्वराघात कहते हैं, ठीक है। जैसे चंदा, ठीक है, तो चंदा में चन चन स्पेशल हम क्या कर रहे हैं? विशेष बल दे रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा चंदा कहलाएगा। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? हमारा बला घात या स्वराघात हो गया। तो इससे क्वेश्चन बना था, और जब हम शब्द पढ़ेंगे ना तब हम इसको और एक बारी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये डिस्कस कर लिया। अभी व्यंजन पर तो हम लोग आएंगे ही, ठीक है। तो चलो व्यंजन पर चलने से पहले एक बारी स्वर वर्ण का हम लोग क्या करते हैं? फटाक से रिवीजन कर लेते हैं ताकि सारी चीज़ें मन में आपके सेट हो जाए, ठीक है। रिवीजन इज मस्ट। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं हम लोग, स्वर वर्ण की चर्चा हम कर रहे थे, तो जल्दी से देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं कि टोटल जो स्वर वर्ण होते हैं आपके वो 13 होते हैं। एंड 13 में बेसिक हमने देख लिया था कि कौन कौन से होते हैं। 3 जो होते हैं वो केवल लेखन के आधार पर होते हैं। 3 जो होते हैं केवल लेखन के आधार पर होते हैं, री अंग आ। उसके बाद हमने देखा था कि 6 आधारों पर हमने देखा था कि स्वर वर्ण को बांटा गया है, ठीक है। पहला आधार क्या है? टाइम पीरियड से है कि उच्चारण करने में कितना समय लगता है। अगर समय कम लग रहा है तो उसको क्या कहते हैं? हम लोग को ह्रस्व स्वर कहते हैं। अगर उससे कंपेरेटिवली ज़्यादा टाइम लग रहा है, 2 मात्रा का टाइम लग रहा है, तो दीर्घ स्वर हो गया। और उससे भी ज़्यादा का टाइम लग रहा है तो हमारा क्या हो गया? प्लुत स्वर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं जीभ के प्रयोग के स्थान पर। तो क्या होता है इसमें कि जो टंग है, टंग के किस भाग से जो उच्चारण है वो हो रहा है उसके आधार पर बांटा गया है। जैसे कि अग्र स्वर हो गया, मध्य स्वर हो गया और पश्च स्वर हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं मुख द्वार के खुलने के आधार पर, ठीक है, कि मुख द्वार हमारा कितना खुल रहा है, ठीक है। पूरा अगर ओपन हो रहा है तो उसको विवृत कह देते हैं, अर्ध विवृत कह देते हैं। हाफ ओपन होता है जब, और हाफ क्लोज जब होता है तो अर्ध संवृत कह देते हैं उसे। और जब पूरा मुख हमारा क्लोज जैसा ही रहता है तो उसको हम क्या कहते हैं? संवृत कहते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको समझ आ गया हो कि मुख द्वार के खुलने के आधार पर 4 भेद यहाँ पे होते हैं। फिर ओठों की स्थिति के आधार पर वृत्तमुखी, अवृतमुखी 2 हो गए। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? वायु के नाक को मुख से निकलने के आधार पर निर्नुनासिक और अनुनासिक। निर्नुनासिक हम किसे कहते हैं? जब उच्चारण आप कर रहे हो तो जो वायु है केवल जब हमारे मुख से निकलती है तो वो निर्नुनासिक होती है। और अनुनासिक का मतलब क्या हो गया? अनुनासिक का मतलब हो गया मुख और नाक दोनों से निकले जब, ठीक है। आगे बढ़ते हुए हम लोग घोषत्व के आधार पर हमने देखा था कि जितने भी स्वर वर्ण होते हैं सभी सघोष में आते हैं। सघोष का मतलब क्या है कि इनके उच्चारण से जो हमारा वोकल कॉर्ड है उसमें कंपन होता है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं स्वराघात। स्वराघात के बारे में हमने समझ लिया कि जब हम विशेष बल देने के लिए किसी वर्ड को पर जो जोर डालते हैं किसी अक्षर पर तो वहाँ पर क्या उत्पन्न होता है? स्वराघात होता है। जैसे पत्थर में पत्थर, ठीक है, तो पथ पर हम क्या कर रहे हैं? जोर दे रहे हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग व्यंजन बहुत ही अच्छे से हम लोग समझेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। मैं कोशिश करूँगी बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में आप लोगों को समझाऊँ ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी टफ ना लगे ये, ठीक है। तो अब जो व्यंजन है वो टोटल कितने हैं? 35 आपके टोटल व्यंजन होते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले जो वर्ण होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। जैसे कि आप क ख ग घ जो भी पढ़ते हो वो क्या है? व्यंजन है। जब हमने बनाया था कमल,
ठीक है। कमल जब हमने बनाया था तो ये जो क है आपका वो व्यंजन है, म व्यंजन है, ला व्यंजन है, इसलिए जब हमने इसे तोड़ा था ना तो ये क्या बना था, क हाफ का और हमारा अ बना था। इसका मतलब क्या है कि ये जो अ है, अभी हमने पढ़ा ना कि अ आ इ ई ये सब क्या होते हैं, स्वर वर्ण होते हैं। तो ये जो क है वो बिना स्वर की सहायता के एग्जिस्ट नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, व्यंजन वर्ण कहलाते हैं, और ये स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते हैं, इसलिए इसमें क्या होता है, हमेशा स्वर जुड़ा रहता है। ठीक है, अब देखते हैं, प्रत्येक व्यंजन में अ स्वर मिला होता है। ठीक है, अ के बिना उच्चारण संभव नहीं है। फिर व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण 3 आधारों पर किया जाता है। ठीक है, तो व्यंजन वर्ण का वर्गीकरण अब हम लोग देखेंगे कि किन 3 आधारों पर किया जाता है। पहला आधार तो ये है कि उच्चारण स्थान के आधार पर। ठीक है, उच्चारण किस स्थान से हम लोग कर रहे हैं उसके आधार पर 3 भेद है इसके। बाह्य प्रयत्न के आधार पर, यही क्वेश्चन पूछा गया था ना कि बाह्य प्रयत्न के आधार पर बताइए व्यंजन के कितने भेद है, तो यहाँ पे 2 भेद है इसके। उसके बाद अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर कितने भेद है, 8 भेद है। ठीक है, तो जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है उसको हम बहुत ही अच्छे से देख लेंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चन बनते हैं वो यहीं से बनते हैं। तो चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। सबसे पहला जो आधार था उच्चारण स्थान के आधार पर था, उच्चारण स्थान के आधार पर पहला जो इसमें अब इसमें भी क्या है, 3 भेद हो जाते हैं इसके। ठीक है, पहला हो गया स्पर्श व्यंजन, दूसरा क्या हो गया, अंतस्थ व्यंजन हो गया, तीसरा क्या हो गया, उष्म या फिर संघर्षी व्यंजन हो गया। अब स्पर्श व्यंजन जो है इसमें 25 वर्ण हमारे आते हैं, अंतस्थ व्यंजन में 4 वर्ण आते हैं, और इसमें भी 4 वर्ण आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और इसको जब आप प्लस करोगे, ठीक है, 25 + 4 29 हो गया, 29 + 4 जैसे आप लोग करोगे 33 हो जाएगा। एंड परंपरागत रूप से क्या होती है, जो व्यंजनों की संख्या होती है 33 होती है। बाकी जो अभी हमने पढ़ा था कि व्यंजन वर्ण टोटल कितने होते हैं, 35 होते हैं। वो क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ड और ढ को हम लोग जब ऐड कर लेते हैं तो ये टोटल 35 बन जाते हैं। परंपरागत रूप से 33 होते हैं, इसलिए यहाँ पे ऐड करके हमारे कितने बन रहे हैं, 33 बन रहे हैं। जब हम इन दोनों को ढ और ढ को यूज़ करते हैं, ऐड कर लेते हैं तो 35 हो जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन में अगर क्वेश्चन पूछता है कि व्यंजन वर्ण टोटल कितने होते हैं तो दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन होगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। सबसे पहला क्या है, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में क ख ग तो आपने पढ़ा होगा ना, ठीक है, या फिर कोई भूल भी गए हैं। ठीक है, तो ऐसा होता है कि जब हम हायर क्लासेस में जाते हैं तो हम क ख ग तक भी भूल जाते हैं, बट यहाँ पे अभी हम लोग ध्यान में ले आएंगे। तो स्पर्श व्यंजन में बेसिकली क्या आता है हमारा, देखो, जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय वायु फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी विशेष स्थान को स्पर्श करे। मतलब कि जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो जो वायु है वो मुख के किसी विशेष स्थान को जब स्पर्श करती है ना, तो उसे हम क्या कह देते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और ये टोटल कितने होते हैं, 25 होते हैं। ठीक है, और ये जो विशेष स्थान होते हैं, मुख के किसी विशेष स्थान को जो ये छूते हैं, स्पर्श करते हैं, वो विशेष स्थान क्या होते हैं, कंठ होते हैं, तालु, मूर्धा, दांत और ओठ। अभी हम लोग उच्चारण स्थान को भी देख लेंगे। ठीक है, हाँ, अब देखते हैं हम लोग इसमें स्पर्श व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आपके आ जाते हैं। तो ये जो वर्ग है ना, जितने भी वर्ग हैं, जैसे कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है, तो ये सारे ही क्या कहलाते हैं हमारे, ये सारे ही क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जब हम लोग क ख ग घ पढ़ते हैं, ठीक है, तो क ख ग घ अंगा, ठीक है, च छ ज झ इया, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ अण, ट ठ ड ढ अण, फिर उसके बाद त थ द छूट गया ना, द त थ द ध न, प फ ब भ और म। ठीक है, ये जो 5 है, 5 इधर से भी हो गए हमारे, और इधर से भी जब हम जोड़ते हैं तो इधर से भी 5 है। ठीक है, तो क वर्ग में हमारा क ख ग घ अंगा आ गया। ठीक है, ये कहाँ से बोला जाता है, कंठ से बोला जाता है, तो क वर्ग हो गया। ठीक है, उसके बाद च वर्ग में देख लेते हैं, ये कहाँ से बोले जाते हैं, तालव्य से बोले जाते हैं। ट वर्ग मूर्धन्य से बोले जाते हैं। त वर्ग दंत से बोले जाते हैं, और प वर्ग ओष्ठ से बोले जाते हैं। ओष्ठ का मतलब क्या होता है, ओठ। ठीक है, तो आगे अब हम लोग चलते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट बस ध्यान रखना है कि जो च वर्ग होते हैं वो स्पर्श संघर्षी भी कहलाते हैं। ठीक है, तो 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है बिहार बीएड में, तो आप इसलिए मैंने यहाँ पे भी मेंशन कर दिया कि अगर यहाँ पर भी रिपीट हो तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख लें। ठीक है, तो बेसिकली यही था हमारा स्पर्श व्यंजन।
25 हमने यहाँ पे कवर कर लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्पर्श व्यंजन देख लिया हमने। अब दूसरा है हमारा अंतःस्थ व्यंजन। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि अंतःस्थ व्यंजन कितने होते हैं। 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। य, र, ल, व ये क्या है? अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों तथा व्यंजनों के मध्य स्थित हो। ठीक है, स्वर और व्यंजन दोनों के मध्य किसी का अगर उच्चारण स्थित है, वो कितने हैं? 4 हैं। और वो कौन कौन से? य, र, ल, व है। ठीक है, और इन्हें सघोष अल्पप्राण भी कहते हैं। ठीक है, तो ये अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। बस नोट्स के तरीके में मैंने लिख दिया नोट्स, ताकि एक साथ आप लोग पढ़ो तो आपको ध्यान आ जाए कि ये सघोष अल्पप्राण भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अंतःस्थ व्यंजन सिंपल सा याद रखना है कि अंतःस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? य, र, ल, व। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। आगे यहाँ पर हम देखेंगे कि ऊष्म और संघर्षी व्यंजन, ये भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, इसका मतलब क्या होता है कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख में किसी स्थान विशेष पर घर्षण या फिर रगड़ खाकर निकले और ऊष्मा पैदा करे, तो उसके हम क्या कहते हैं? संघर्षी व्यंजन कहते हैं। और ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, तो श, श और स, हा। ठीक है, तो जब इनका हम प्रयोग कर रहे हैं ना, तो क्या हो रहा है कि किसी विशेष स्थान पर, मतलब मुख के अंदर क्या हो रहा है कि एक घर्षण उत्पन्न हो रहा है। इसी घर्षण की वजह से इसे हम, इसमें क्या होती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है, और इसे हम क्या, इसलिए इसे क्या कहते हैं? ऊष्म या फिर संघर्षी व्यंजन कहते हैं। संघर्षी क्यों? क्योंकि वो रगड़ खा करके उच्चारण कर पा रहे हैं हम, एंड उससे क्या हो रही है? ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग कैसे याद रख सकते हो? जैसे ऊष्म संघर्षी हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है, ऊष्म या फिर संघर्षी लिख रहे हैं, तो इसमें देखो स, श ये आ रहा है ना, तो आप बेसिकली याद रख सकते हो कि श, श वाला जो भी होता है, श, श, दंत सा, और हाँ ताल, ये तो हो गया आपका तालव्य सा, ये हो गया मूर्धन्य सा, और ये हो गया दंत सा। ठीक है, तो और हाँ, ये चारों ही क्या है? ऊष्म संघर्षी व्यंजन है। बेसिक इतना बस आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखो, ये जो है ना, नोट्स के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ये जो श, श और श होते हैं, सा होते हैं, ये अघोष महाप्राण होते हैं। एंड ये जो ह होता है वो सघोष और महाप्राण होता है। तो अभी पढ़ेंगे हम लोग कि अल्पप्राण और महाप्राण क्या होते हैं। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो बेसिकली यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। ओके, यहाँ पे हमने बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट तो कर लिया। अब हम लोग आगे चलते हैं बाह्य प्रयत्न के आधार पर। पहला आधार हमने क्लियर कर लिया। अब दूसरे आधार पर हम लोग आते हैं। दूसरा आधार हमारा क्या है कि बाह्य प्रयत्न के आधार पर, यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। 2 भेद इसके होते हैं, 2 आधारों पर होते हैं बेसिकली। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर, और हवा की मात्रा या फिर प्राणत्व के आधार पर। ठीक है, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर क्या होता है? घोष और अघोष होता है, जो कि अभी हमने देखा था ना, सघोष। जितने भी स्वर वर्ण होते हैं सभी सघोष होते हैं। तो उसी तरह से व्यंजन में भी बांटा गया है। ठीक है, तो सघोष और अघोष यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। ये हो गया घोषत्व के आधार पे, यानी कि कंपन के आधार पे, स्वर तंत्रों में कितना कंपन हो रहा है उसके आधार पर। और प्राणत्व के आधार पे, इसका मतलब क्या होता है कि कितना ज़्यादा हम जो हवा है, हवा की जो मात्रा है वो किस प्रकार है। ठीक है, अल्पप्राण और महाप्राण। चलिए आगे बढ़ते हैं। घोषत्व के आधार पर सबसे पहले हम लोग अभी पढ़ेंगे। घोषत्व के आधार पर सबसे पहला क्या है हमारा? सघोष या घोष है। ठीक है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रों में कंपन होता है, गूंज अधिक होती है, उसे हम क्या कहते हैं? सघोष या फिर घोष कहते हैं। फिर पूरी वर्णमाला में सघोष वर्ण कितने हैं? तो टोटल कितने होते हैं? 31 होते हैं। सघोष वर्ण टोटल कितने हैं? 31 है। ठीक है, अब ये जो 31 है वो कैसे है? बस ये वाला जो लाइन है आपको बस ये याद रखना है कि कुल वर्ग का, ठीक है, जितने भी क वर्ग, ख वर्ग जितने भी हमने पढ़े ना, उसका जो तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी कि तीसरा, चौथा और पांचवा, ये जो होते हैं वो सघोष में आते हैं। ठीक है, और 1 2 जो होता है ना वो अघोष में आता है। ठीक है, तो 3 4 5 यानी कि याद रखना है, 3rd 4th और 5th वर्ण जो होता है वो क्या होते हैं? हमारे सघोष में आ जाते हैं। उसके बाद अंतःस्थ व्यंजन भी इसमें आता है, और ह भी इसमें आता है। ठीक है, घोष में, सघोष में ये आता है। और स्वर वर्ण सभी कितने होते हैं? सघोष होते हैं, ये तो हमने याद किया ही था। ठीक है, अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि टोटल ये 31 आखिर बन कैसे रहे। तो कुल वर्ग आपके कितने हो गए? 5 हो गए। और हर वर्ग में क्या है? 3 है। ठीक है, 3 4 5, तो 3 टोटल इसमें हो गए, तो 15 बन गया। और 15 में फिर हम लोग क्या करते हैं? अंतःस्थ व्यंजन जो भी हमने 4 पढ़ा था, क्या पढ़ा था? चलिए रिकॉल करिए। य, र, ल, व। ठीक है, तो इसको भी हम लोग ऐड कर लेते हैं, तो 19 ये बन जाता है। और ये जो ह है उसमें व्यंजन जो है हमारा, इसको भी हम जब ऐड कर लेते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है?
20 बन जाता है। 20 क्या हो गया, कुल सघोष व्यंजन हो गया। ठीक है, जब व्यंजन की सिर्फ बात करें कि सघोष व्यंजन कितने हैं तो 20 हो जाएगा। लेकिन जब आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे कि पूरी वर्णमाला में कितने सघोष वर्ण हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 20 + 11। 11 क्यों ऐड करें, क्योंकि ये स्वर वर्ण है और स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण दोनों को मिला करके हमारी क्या बन रही है, पूरी वर्णमाला बन रही है। तो यहाँ पे 31 टोटल हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई हो सघोष के बारे में। अब अघोष की तरफ हम लोग चलते हैं। अघोष में हम लोग देखते हैं जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, ठीक है, गुंज बहुत ही कम हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, अघोष कहते हैं। ठीक है, हर वर्ग का फर्स्ट सेकंड व्यंजन, ठीक है, फर्स्ट सेकंड, ठीक है, जैसे वहाँ पे अभी हमने देखा था ना 1 2 3 4 5 में ऐसे बांट दो, 3 4 5 ये क्या है, सघोष है हमारा, और 1 और 2 क्या है हमारा, अघोष है। ठीक है, तो यहाँ पे हर वर्ग का फर्स्ट सेकंड व्यंजन और उसके बाद ऊष्म व्यंजन जो हमारा श स और श बच गया, तो ये किस में आ जाता है, अघोष में आ जाता है। ह किस में आ रहा था, ह किस में आ रहा था, सघोष में आ रहा था, बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पे अब हम लोग उसी तरह से ऐड करके देख सकते हैं, जैसे कि हर वर्ग में 2 2 आ रहे हैं, तो यहाँ पे 10 हो गए ये, और 10 के बाद ये जो उसमें व्यंजन है श स और स को अगर जब हम जोड़ते हैं तो ये 13 बन जाते हैं। तो अघोष की संख्या कितनी हो गई, 13 हो गई। पूरे वर्णमाला में सघोष और अघोष दोनों मिला करके कितने बनते हैं, 31 और 13, जो कि क्या बनाते हैं, 44 बनाते हैं, 44 वर्ण बनाते हैं। एंड ये कहा जाता है कि मूल हिंदी के वर्ण टोटल कितने हैं, 44 है। ठीक है, बेसिकली ये आपको नहीं पूछा जाएगा कि मूल हिंदी के वर्ण कितने हैं, यहाँ पे बस हम जो ऐड करा ना 44, उसके लिए मैंने बता दिया कि ये जो 44 है ना, इन्हें ही मूल हिंदी के वर्ण कहते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व के आधार पर ठीक है, जो श्वास है, वायु है, वो कितनी कम है, ज़्यादा है, उसके बेसिस पर 2 पार्ट में हमने बांटा था इसे, अल्पप्राण और महाप्राण। ठीक है, तो अल्पप्राण को पहले हम लोग देखते हैं। अल्पप्राण क्या है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम श्वास निकले उसे हम क्या कहते हैं, अल्पप्राण कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, प्राण का मतलब होता है वायु और अल्प का मतलब क्या होता है, कम। ठीक है, तो अगर श्वास कम निकल रही है तो वो अल्पप्राण कहलाती है। जैसे इसमें क्या हो जाता है हमारा फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ। ठीक है, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ जो वर्ण होते हैं और अंतःस्थ व्यंजन सभी किस में आते हैं, अल्पप्राण में आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, जैसे कि 1 2 3 4 5, यानी कि मान लो आप लोग क ख ग घ अंगा। ठीक है, इसमें फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो एक को छोड़ करके एक। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, अल्पप्राण में आ जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अंतःस्थ व्यंजन आपको पता है, यार अलावा, अब इसको आप इस तरह से अगेन कैलकुलेट कर सकते हो। 5 है, 3 हर वर्ग में आ रहे हैं, तो 15 यहाँ से बन गया, और 4 जब हम ऐड कर रहे हैं तो 19 अल्पप्राण के व्यंजन टोटल कितने होते हैं, 19 होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछे स्वर वर्ण सभी अल्पप्राण होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट हमें याद रखना है कि स्वर वर्ण जितने भी होते हैं सभी क्या होते हैं, अल्पप्राण होते हैं। ठीक है, अल्पप्राण व्यंजन टोटल कितने होते हैं, तो 19 हो जाएंगे। एंड उसके बाद कुल अल्पप्राण वर्ण पूछा जाए तो 19, ये तो व्यंजन वर्ण वाले, और 11 स्वर वर्ण वाले, सब मिला करके 30 हमारा बन जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। महाप्राण देख लेते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक श्वास निकले तो उसे हम क्या कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। ठीक है, महा यानी कि अधिक, प्राण मतलब वायु, वायु अधिक निकल रही है तो क्या बोलेंगे, हम इसे महाप्राण कह देते हैं। ठीक है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हकार की हकार की ध्वनि विशेष रूप से निकले तो उसे हम क्या कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। जैसे कि सेकंड और फोर्थ, जैसे कि मान लो क ख ग घ अंगा, क ख ग घ अंगा। ठीक है, तो इसमें क्या बोला जा रहा है, ह कार की ध्वनि निकले। ठीक है, अगर आप एग्जाम में आपको दे दिया गया कि बताओ ख और घ क्या है, ठीक है, अल्पप्राण है या महाप्राण है, तो आप कैसे पहचानोगे। अगर आपको ये भी याद नहीं रहता है कौन सा नंबर, तो आप बस ये भी याद रखो ना कि महाप्राण में ह कार की ध्वनि आती, तो भी आप बता दोगे कैसे। जैसे हम जब हम ख पढ़ रहे हैं, ख तो ह आ रहा है ना लास्ट में, फिर घ पढ़ रहे हैं तो घ में भी ह का उच्चारण आ रहा है। तो इस तरह से हमें क्या समझ आया कि जो सेकंड और फोर्थ जो वर्ग में हर वर्ण होते हैं, सेकंड और फोर्थ, वो क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। और उसमें व्यंजन सारे इसमें आते हैं, श स श और ह। ओके, इन द सेम वे यू कैन कैलकुलेट हियर। ठीक है, हर वर्ग में कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, तो 10 हो गए, फिर उसके बाद 4 हम ऐड कर ले रहे हैं उसमें व्यंजन, तो टोटल 14 क्या बन जाते हैं हमारे, महाप्राण की कुल संख्या कितनी हो जाती है, 14 हो जाती है। अल्पप्राण प्लस महाप्राण ये दोनों को मिला करके हमारी पूरी वर्णमाला बनती है,
ठीक है। पूरे वर्णमाला में अगर पूछा जाए कि कितने टोटल अल्पप्राण और महाप्राण हैं, तो 30 + 14 ये कितने हो जाते हैं, 44, जो कि मूल ध्वनि के वर्ण होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपको इतना एडिशन वगैरह याद नहीं रखना है, मैं बस इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर होंगे ना तो आप चीज़ों को भूलोगे नहीं, रट्टा मारने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेसिक कुछ आप लोगों को एक लाइन बस ये याद रख लेना है, आपका काम टोटली बन जाएगा। ठीक है, लेकिन ये अगर हम जैसे जान लेते हैं कि महाप्राण क्या है, अल्पप्राण क्या है, तो उससे आपको है ना एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हमने कर लिया। अब छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स से देख लेते हैं। अयोग वाक्य क्या होता है। ठीक है, तो अनुस्वार जब हम इस तरह से बिंदु लगा करके बनाते हैं, उसके बाद विसर्ग जो डबल बिंदु हम लोग देते हैं, तो इसे हम विसर्ग कहते हैं, और ये अयोग वाक्य में आते हैं। ये लेखन की दृष्टि से, स्वर व उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन वर्ण होते हैं। ठीक है, मतलब कि जब हम लोग लेखन में देखते हैं, लेखन में तो ये स्वर के रूप में कार्य करते हैं, और जब हम उच्चारण में देखते हैं तो ये किस में काम करते हैं, व्यंजन में काम करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, अयोग वाक्य कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। आगत या गृहीत ध्वनियाँ, इसे इसका मतलब क्या है, जो भी हमने विदेशों से जो भी भाषा को ग्रहण करा है, ठीक है, तो उसके जो भी अक्षर होते हैं, वर्ण होते हैं, वो इसमें आते हैं। जैसे कि क में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये बिंदु जो कि हम लोग उर्दू में देखते हैं कि काफ़ी सारे, जैसे गज़ल हम बोलते हैं तो गज़ल, गज़ल। ठीक है, तो ये जो इस तरह से हम यूज़ करते हैं, नुक्ता जो हम लगाते हैं, तो ये नुक्ता वाले जो भी हमारी ध्वनियाँ हो गई, जो विदेशों से ली गई है, तो ये आगत या गृहीत ध्वनियाँ कहलाती हैं। वर्तस्य ध्वनियाँ क्या होती है, ज और फ को कहा जाता है। तो यहाँ तक हमने अच्छे से देख लिया, अल्पप्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष, बहुत ही अच्छे से हमने कवर कर लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं क्या है। अभियंतर प्रयत्न के आधार पर लास्ट जो हमारा था, इससे क्वेश्चन आपका ज़्यादा बना नहीं है, बट स्टिल हम लोग फटाफट से बिल्कुल देख लेंगे कि क्या क्या इसमें आता है हमारा। अभियंतर प्रयत्न का मतलब क्या होता है कि उच्चारण करने पर मुख द्वार के भीतर जो क्रिया होती है, मुख द्वार के भीतर जो क्रिया होती है, उसे अभियंतर प्रयत्न कहते हैं। मतलब कि हमारे मुख के भीतर जब हम उच्चारण करने जा रहे हैं, मुख के भीतर जो प्रयत्न चलते हैं, ठीक है, जो अंदर में क्रिया हो रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अभियंतर प्रयत्न कहते हैं। नाम से ही समझ आ रहा है, अभियंतर यानी कि अंदर, भीतर। ठीक है, फिर उसके बाद ये कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन सिंपल सा पूछ ले, अभियंतर प्रयत्न के आधार पर जो आपके वर्ण होते हैं, ठीक है, अभियंतर प्रयत्न के आधार पर जो आपके व्यंजन वर्ण है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो 8 प्रकार के होते हैं। सिंपल सा पहला क्वेश्चन आपका ये बन सकता है। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं, स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं, 16 होते हैं। फिर उसके बाद संघर्षी व्यंजन, तो ये श, स, ह, ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। क्यों संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि उच्चारण स्थानों के मध्य संघर्ष यहाँ पे उत्पन्न होता है। हमने देखा था ना, रगड़ खाकर उत्पन्न होते हैं, ठीक है, ऊष्म व्यंजन कहते हैं, तो यहाँ से भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, अब स्पर्श संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं हम लोग, च, छ, ज, झ को कहते हैं। उच्छिप्त व्यंजन जो होते हैं वो ढ, ढह होते हैं, एंड मूर्धन्य से ये बोला जाता है। इसमें जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा का स्पर्श करके झटके से नीचे आए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो टंग है पहले ऊपर टच करके फिर झटके से जब नीचे आती है तो उच्छिप्त वर्ण कहलाता है, जैसे ढ और ढह हो गया। ठीक है, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अनुनासिक, अनुनासिक का मतलब क्या होता है, नाक की सहायता से इन व्यंजनों का उच्चारण किया जाता है। ठीक है, और ये 5 होते हैं। हर वर्ग का पंचम वर्ण जो होता है वो अनुनासिक होता है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में ना पूछा जा सकता है। यह अनुनासिक वर्ण क्या हो मतलब कौन से हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, अंगा, इया और फिर अणा, न और म। ठीक है, तो इनका जो प्रयोग हो रहा है वो नाक की सहायता से हो रहा है, तो इसीलिए इसे हम अनुनासिक कहते हैं। ठीक है, अर्धस्वर, अर्धस्वर क्या होता है, य और व 2 अर्धस्वर हैं हमारे वर्णमाला में। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जो कभी स्वर हो कभी व्यंजन हो उसे हम अर्धस्वर कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग लुंठित की बात करते हैं। लुंठित वर्ण कौन सा है, सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जिसके उच्चारण में जीभ तालू से लुढ़क कर स्पर्श करे, तो उसे हम क्या कहते हैं, लुंठित वर्ण कहते हैं, और ये हमारा क्या हो गया, र हो गया। ठीक है, अब पार्श्विक हम लोग देखते हैं। जिसके उच्चारण में वायु जीभ के पार्श्व या बगल से निकल जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, पार्श्विक वर्ण कहते हैं। इसमें ला आ जाता है। ठीक है, तो अब सिंपल सा क्वेश्चन है, लुंठित वर्ण कौन सा है, रा हो जाएगा। पार्श्विक वर्ण कौन सा है, ला हो जाएगा। अर्धस्वर कौन कौन से हैं हिंदी वर्णमाला में, तो हमारा क्या हो जाएगा, या और वा हो जाएगा। एंड अनुनासिक तो आप लोग देख चुके हो, तो ये बेसिक हमारा चैप्टर था।
अब हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग देख लेते हैं कि उच्चारण स्थान हमारा क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से मेंशन्ड है, यहाँ पिक्चर में आप लोग देख भी सकते हो कि नासिका से क्या क्या बोला जा रहा है। ठीक है, दंत से क्या बोला जा रहा है, त वर्ग इसमें आ जाता है। ओष्ठ से क्या हो जाता है, प वर्ग पूरा आ जाता है, जैसे कि प फ ब भ। तो जब आप बोल रहे हो तो ओठ का प्रयोग हो रहा है ज़्यादा, है ना, प फ ब, और ओठ की मदद से ही हम इन वर्णों को बोल पा रहे हैं। तो ये हमारा ओस्ट वाला हो गया। ठीक है, कंठ और तालु इन दोनों ए, ठीक है, कंठ की मदद से, तालु की मदद से ये बोला जा रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे इसी चीज़ को सिंप्लीफाइड वे में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप लोग क्या करोगे, इसमें कुछ बताने लायक तो है नहीं। ठीक है, इसमें बस आपको याद करना है, जो कि आपको याद करके रखना है। ठीक है, जब हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे ना, तो इससे उच्चारण स्थान से आपके क्वेश्चंस कुछ उसमें रहेंगे। ठीक है, जो कि आप लोगों को कंप्लीट करना है। कंप्लीट करके रखोगे तो आंसर करने में आप लोगों को भी मज़ा आएगा काफ़ी। ठीक है, ओके, ये आपको लर्न करना है। देन हम लोग अभी देख लेते हैं, एक बार रिवाइज में करवा देती हूँ व्यंजन वर्ण को भी। बस 2 मिनट का टाइम लगेगा, सारी चीज़ें ब्रशअप हो जाएंगी आपको। सो लेट्स गो। हाँ जी, व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण जैसा कि आप सब जान चुके हो अब तक कि 35 है हमारी। एंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, उसको ही मैं कर देती हूँ। ठीक है, उच्चारण स्थान के आधार पर 3 भेद होते हैं, बाह्य प्रयत्न के आधार पर 2 भेद होते हैं, अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर 8 भेद होते हैं इसके। ठीक है, उच्चारण स्थान के आधार पर हम लोग देख सकते हैं स्पर्श व्यंजन, जो कि 25 वर्ण क ख ग घ वाले, मतलब जितने भी वर्ग हैं, क वर्ग ख वर्ग इस तरह करके हो गए। और 4 वर्ण हमने देखा था य र ल व, ये क्या कहलाते हैं, अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। और उष्म या संघर्षी व्यंजन 4 वर्ण होते हैं, श श श ह। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। ठीक है, बाह्य प्रयत्न के आधार पर, बाह्य प्रयत्न के आधार पर 2 भेद हमने देखे थे, एक स्वर तंत्रियों के आधार पर होता है एंड हवा की मात्रा के आधार पर होता है। सघोष और अघोष बहुत ही अच्छे से हमने समझ लिया था। ठीक है, बहुत ही अच्छे से हमने समझ लिया था कि इसमें क्या होता है हमारा, कि सघोष अघोष के केस में 1 2 3 4 5, तो 3 4 5 ये क्या होते हैं हमारे सघोष ध्वनियाँ होती हैं, और अघोष ध्वनियाँ कौन सी होती है, 1 2 होती है। यही बेसिक आपको याद रखना है। ठीक है, अल्पप्राण और महाप्राण में भी हमने देखा था 1 2 3 4 5, इसमें क्या होता है, एक एक छोड़ करके हमारा क्या होता है, ये अल्पप्राण और ये महाप्राण में होता है। और महाप्राण में हमने देखा था कि ह आकार की ध्वनि आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अघोष हो गया कंप्लीट। प्राणत्व के आधार पर कि जो वायु है मुख से कम श्वास निकले या फिर अधिक निकले, उसके आधार पर है अल्पप्राण और महाप्राण। इसमें हमने समझ लिया 1 2 3 4 5 वाला केस। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा, बस ध्यान रखना है कि कौन से अल्पप्राण में आएंगे, कौन से महाप्राण में आएंगे, जो कि बहुत ही ईजी है याद रखना। बस एक लाइन जो आपके ऊपर में लिखी हुई है, बस वो आपको याद कर लेना है। ठीक है, ये बस आपको याद कर लेना है, जैसे कि ये वाला लाइन बस याद कर लेना है आपको। ओके, नेक्स्ट रिवाइज कर लेते हैं जो हमारा बचा हुआ है। अयोगवाद समझ आ गया होगा आपको, गृह ध्वनियाँ, वर्तस्य ध्वनि। ओके, अभियंतर प्रयत्न के अनुसार ये भी हमने जस्ट अभी अभी रिवाइज करा है। तो ये सारे हमने तीनों के हिसाब से कर लिया। और ये जो ट्रिक के साथ ये बेसिकली जो पिक्चर मैंने डाउनलोड करी ना, उसमें लिखा था। तो यहाँ इस चीज़ को आपको लर्न करके रखना है, ताकि आप लोग अच्छे से एग्जाम में भी परफॉर्म कर पाओ एंड टेस्ट में भी कर पाओ। ठीक है, इसी के साथ हमने कंप्लीट तो कर लिया। अब हम लोग चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि आप लोग कर पा रहे हो या नहीं। एंड इट्स अप टू यू कि आप लोग कैसे आंसर करते हो। ठीक है, उसमें से 2 मैं सॉल्व कर दूंगी, 2 आपको सॉल्व करना है। ओके, तो मैंने यही कोशिश करी कि अच्छे से आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना, मुझे ऐसा पर्सनली मैं बिलीव करती हूँ कि कॉन्सेप्ट्स अगर आपके क्लियर होते हैं ना, तो आपको एक तो टॉपिक बोर्डम नहीं लगता और इंटरेस्टिंग लगता है, तो आप अच्छे से उसको समझ जाते हो, तो याद करने में भी आसानी होती है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि मुंह से पूरा श्वास निकाला जाए तो शुद्ध ब्लैंक से ध्वनि कहलाती है। ठीक है, तो निर्नुनासिक और अनुनासिक हमने पढ़ा था। अनुनासिक का मतलब क्या होता है कि नाक से भी जो है श्वास है वो निकलती है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला जाता है, मुंह से निकलता है, तो यहाँ पे निर्नुनासिक हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन है, बाह्य प्रयत्न के अनुसार वर्णों के मुख्य भेद कितने हैं, तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, एक तो बाह्य प्रयत्न में हमने पढ़ा ना कि 2 आधार पर हमने देखा था
ठीक है। एक तो महाप्राण अल्पप्राण वाला हो जाता है और सघोष और अघोष हो जाता है। कहीं कहीं हमें देखने को मिलता है ना कि बाह्य प्रयत्न के आधार पर सिर्फ दो को वो मानते हैं, जैसे अघोष और सघोष, इन दोनों को ही सिर्फ मानते हैं, ठीक है। और अल्पप्राण महाप्राण वो अलग से पढ़ाते हैं। तो अगर इस कंडीशन से भी हम लोग देखें तो बाह्य प्रयत्न के दो ही भेद हैं, एंड अगर उस कंडीशन से आधारों के बेसिस पर हम लोग देखें तो भी दो ही भेद हैं हमारे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। ये जो भी वर्ण है, ठीक है, क ख छ छ ट ठ त थ प फ और श और श, ठीक है। तो ये किस में आएंगे, अब ये आप लोगों को बताना है। ये 7 का आंसर आप लोग करोगे, ठीक है। इससे हमें ये भी पता चलेगा कि लास्ट तक वीडियो कौन देख रहा है, कौन अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। अब विसर्ग हम लोग देख लेते हैं। बैटरी ऑफ होने वाला है तो जल्दी से मैं ट्राई करती हूँ कंप्लीट करवाने का। तो विसर्ग, विसर्ग ब्लैंक से वर्ण है, ठीक है। तो अब आप लोगों ने उच्चारण स्थान अगर याद करा होगा, ठीक है, तो आप लोग आराम से ही बना लोगे। इसका भी आंसर मुझे चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं, सो सॉरी, आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसे मैं सॉल्व करवा देती हूँ। ब्लैंक से उच्चारण जीवा का अग्रभाग उल्टाकर मूर्धा में लगाने से होता है। इस उच्चारण के लिए इन अक्षरों के नीचे एक एक बिंदी लगाई जाती है, इन अक्षरों के नीचे एक एक बिंदी लगाई जाती है। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। एक लाइव क्लास मैं ले लूँगी, ठीक है, जिसमें कि हम लोग वर्णमाला से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट है वो आपके कवर हो जाएंगे। एंड बेसिकली इसमें मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो उच्चारण स्थान वाला आप लोग कर लोगे, जो व्यंजन वर्ण के जो भी बाह्य प्रयत्न के आधार पर जो भी थे ना, वो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप लोग ध्यान से कर लेना, ठीक है। बाकी तो बेसिक है, याद हो ही जाएंगे आपको। आई ट्राइड माई बेस्ट कि आपको अच्छे से समझ आए। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। लाइक अब टीचिंग एप्टीट्यूड की जो फर्स्ट वीडियो है वो भी आज आपकी अपलोड हो जाएगी। एंड यस, लाइव क्लासेस की जो टाइमिंग है ना, वो मैं अभी डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ, तो वो जैसे ही डिसाइड हो जाए तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भी अपडेट कर दूँगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।